श्री राम ज्योतिष इंडिया यूट्यूब चैनल में सभी ज्योतिष प्रेमियों का स्वागत है। आज की कक्षा का विषय प्रसंग है पंचम भाव के बारे में कि पंचम भाव की प्रमुख संज्ञाएं क्या होती हैं। जातक अलंकार ग्रंथ में पंचम भाव के बारे में जो योग बताई गई हैं उनके बारे में विचार करेंगे। तो पंचम भाव की संज्ञाओं में, क्योंकि इसे पुत्र भाव कहते हैं, बुद्धि और विद्या का भाव कहते हैं, तो इसकी संज्ञा ग्रंथकार ने दी है तनय, सुत, आत्मज, पुत्र, विद्या, वाक, तनुज और बुद्धि। क्योंकि वाक का यानी वाणी का भाव दूसरा होता है, लेकिन दूसरे भाव से चौथा भाव पंचम भाव होता है। तो वाणी से प्राप्त होने वाला सुख या वाणी के द्वारा प्राप्त होने वाली इच्छा पूर्ति, उसके लिए भी चतुर्थ भाव का बहुत महत्व होता है। क्योंकि द्वितीय भाव से चतुर्थ भाव पंचम भाव है, इसलिए उसको वाक भाव भी कहा गया है। तो इसमें ग्रंथकार ने किस प्रकार से पंचम भाव का उल्लेख किया है उसके बारे में विचार करते हैं। पंचम भाव संबंधी प्रथम श्लोक में ग्रंथकार कहते हैं, विद्या स्थानाधिपो वा बुध गुरु सहितश्चेत्र के वर्तमानो विद्याहीनो न रह स्यादत नवम निज क्षेत्र केन्द्रेषु तद्वान बालत्वं वृद्धता वा यदि गगनसलाम जन्म काले ददाशात प्रज्ञामान्यम नारायणामथ यदि विहग स्वृक्ष गो दोष हृतश्चात। अर्थात पंचमेश अकेला होकर या ज्ञान और बुद्धि के कारक बुध और बृहस्पति के साथ त्रिक भाव में छठे, आठवें, 12वें भाव में रहे तो जातक को विद्या का लाभ नहीं होता, जातक विद्या प्राप्त नहीं कर पाता। पंचमेश यदि अकेला हो या बुध और गुरु के साथ होकर स्वराशि में हो या नवम भाव में हो या अपने भाव में हो या केंद्र में हो तो ऐसा जातक विद्वान होता है। यदि जन्म काल में पंचमेश बालावस्था में और वृद्धावस्था में हो तो भी जातक मंद बुद्धि होता है। यहाँ बाल्यावस्था का और वृद्धावस्था का विचार लगन की डिग्रियों के आधार पर किया जाना चाहिए। परंतु बाल या वृद्ध होते हुए भी यदि वह स्वराशि का हो तो वह मंदबुद्धि दोष को नष्ट कर देता है और ऐसा जातक विद्यावान या विद्वान होता है। अगले श्लोक में बताया है, वाग स्थाने सो गुरुर्वा वैरिपू विलय स्थान गो वाग्विहीनः स्वैव पुत्रादिकानां पतय इह युता मूकता स्वच्छ ताभ्याम। वागीसात पंचमेश त्रिक भवनगत है पुत्र धर्मांगना था रंध्री द्वेशांतिम अस्था यदि जनुशीर्णामात्मदानाम भावः। देवगुरु बृहस्पति पंचमेश होकर यदि त्रिक भाव में हों, छठे, 8वें, 12वें भाव में, तो जातक की वाणी दोष होता है या उसको अपनी वाणी का कोई विशेष लाभ नहीं होता है। यदि राशिगत प्रभाव अधिक होगा, जल राशि में होगा, जल तत्व की राशि में होगा तो वाणी विहीन भी हो सकता है। इसी तरह पिता, भाई, बंधु, स्त्री, पुत्र आदि के भाव अधिपति यदि बृहस्पति के साथ त्रिक स्थान में रहें तो वे वाणी विहीन हो सकते हैं। बृहस्पति जिस राशि में हो उससे पंचम स्थान का स्वामी यदि छठे, 8वें, 12वें भाव में हो और लग्नेश, पंचमेश और नवमेश भी त्रिक स्थान में हों तो ऐसे जातक को संतान बाधा का योग ग्रंथकार ने बताया है। क्योंकि कारक से पंचम भाव भी बहुत महत्वपूर्ण होता है और भाव और भावित से ज़्यादा महत्व कारक और कारक से भाव का होता है। संतान योग के बारे में आगे बताते हैं, किंचित कालम विलंब है शुभ खग सहितस्ते अथ करके सुतरक्थे चंद्रे कन्या प्रजावान प्रमित्तनयवांदस्त्वा देवेंद्र पूज्यात क्रूढ़श्चेद पंचमस्थ गुरुरपी सुतग है तदा अपत्यहीना छायापुत्र है स्वगीहाद यदि भवती सुते सूणेक अस्तदानीम। लग्नेश, पंचमेश और नवमेश यदि शुभ ग्रहों से युक्त हों तो संतान प्राप्ति में विलंब होता है, लेकिन संतान प्राप्ति होती है। यदि यह शुभ भाव में होंगे तब संतान प्राप्ति में विलंब की संभावना नहीं होती है। पंचम भाव में कर्क का चंद्रमा स्वराशि में हो तो कन्या संतति
की अधिकता होती है या फिर अल्प संतति का योग होता है यदि पंचम भाव पर कोई पाप प्रभाव हो। उसमें पुत्र संख्या कम होती है, कन्या संतान अधिक होती है। पंचम भाव में बृहस्पति हो और इससे पंचम भाव में यानी नवम भाव में कोई पाप ग्रह हो तो संतान का अभाव होता है, क्योंकि पंचम से पंचम भाव पीड़ित होता है और कारक से पंचम भाव भी पाप ग्रह के द्वारा पीड़ित होता है। यदि शनि अपनी राशि में मकर या कुंभ में पंचम स्थान में हो तो एक पुत्र जातक को अवश्य ही प्राप्त होता है, लेकिन अलग अलग राशियों के आधार पर अलग अलग प्रभाव भी होता है। अगले श्लोक में भी संतान योग ही बताया है। कुंभे चेत पंचपुत्रास्तदम च मकरे नंदनीय प्यातनाशु तस्थौ भौम है सुतानाम त्रितयमथ सुतादायको रोहिणीय इत्थम काव्य शशांको जनुषी च गुणा केवलेन पुत्रः पंचस्यु केतुराहव्यो क्रियावृष भवनी कर्कटीनो विलंबः। अर्थात पंचम भाव में यदि शनि कुंभ राशि का होगा तो 5 पुत्र होते हैं, लेकिन यदि मकर राशि का होगा तो 3 पुत्रियां भी होती हैं। पुत्र भी होता है लेकिन 3 पुत्रियां भी होती हैं। पंचम भाव में मकर राशि का मंगल हो तो 3 पुत्र होते हैं। पंचम भाव में बुध शुक्र या चंद्रमा हो तो कन्या संतति की संभावना प्रबल होती है। पंचम भाव में अकेला बृहस्पति यदि हो तो 5 पुत्र होते हैं। और पंचम भाव में यदि मेष वृष या कर्क राशि हो और उसमें राहु या केतु रहे तो शीघ्र संतान प्राप्ति के योग बनते हैं, लेकिन इसमें कारक और भावेश की स्थिति भी विचारणीय होती है। संतान प्राप्ति में विलंब कारक योग के बारे में बताया है। पापो वा स्वीज्य है सुख भवनगत है पंचमी व अष्टमी वा शीतांशु संततिशात खगुणमित सम तुल्य एव प्रबंध है यावंत है पाप खेटास्तन गृहतः स्वमदृष्टिया वियुक्ता स्तावद्वर्ष प्रमाणो नियतमिहि भवेत संततेरवा विलंबः। चतुर्थ भाव में पाप ग्रह हो या बृहस्पति हो और चंद्रमा पंचम या अष्टम भाव में हो तो संतान प्राप्ति में 30 वर्ष का विलंब होता है। अर्थात 30 वर्ष की आयु के बाद संतान का योग बनता है। पंचम भाव में शुभ ग्रह की दृष्टि से रहित होकर जितने पाप ग्रह रहेंगे उतने ही वर्ष तक निश्चित रूप से संतान की प्राप्ति में विलंब होता है। ऐसे विलंब या बाधा के रूप में परिहार बताए हैं। तत्प्राप्ति अर्थ धर्म मूला तदनु बुध कवि शंकर चाभिषेका चंद्रश्चेत तद्वेदयी त्रिदेवपतिर्गुरु मंत्र यंत्रोषधीनाम सिद्ध्या मंदार सूर्या यदि शिखी तमसी तत्रवंशी से पूजा कारा अम्ना योक्तरीत्या बुधगुरु नवपा क्षिप्रमेवात्र सिद्धि। अर्थात संतति प्राप्ति धर्माचरण से होती है, क्योंकि पंचम भाव जो संतान भाव होता है नवम भाव से नवम भाव होता है, धर्म भाव से धर्म भाव होता है। संतान प्राप्ति में यदि बुध शुक्र या चंद्रमा प्रतिबंधक हो रही हों तो शिवाभिषेक करने से या कराने से संतान प्राप्ति के योग बन जाते हैं। बृहस्पति प्रतिबंधक हो तो यंत्र मंत्र और औषधि के प्रयोग से संतान प्राप्ति की संभावना बढ़ जाती है। शनि मंगल या राहु केतु प्रतिबंधक बन रहे हों तो वैदिक विधि से अपने कुलदेव की पूजा अर्चना कराने से संतान का लाभ होता है। बुध गुरु या नवमेश प्रतिबंधक बन रहे हों तो अनुष्ठान आदि से शीघ्र ही संतान प्राप्ति हो जाती है। यहाँ नवमेश या गुरु के प्रतिबंधक होने पर माता पार्वती का अनुष्ठान भी बताया गया है। तो इस प्रकार से हम पंचम भाव से संबंधित योगों का विचार कर सकते हैं, उनको अपने फलित में सम्मिलित कर सकते हैं और उनका लाभ उठा सकते हैं। छोटे छोटे योग हैं, बड़ी प्रभावी होते हैं, इनका उपयोग आप करें। इसी शुभकामना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। अगली कक्षा में फिर मिलेंगे किसी नए विषय के साथ।